और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर जो आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, इस मामले में इस पूरे इलाके में सेना अब सर्च ऑपरेशन चला रही है। कठुआ के बिलवार में आर्मी के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में बीती रात से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हमले में 3 आतंकी शामिल थे। आतंकियों के साथ एक स्थानीय गाइड भी था। सेना के काफिले को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने सड़क से सटी एक पहाड़ी पर पोजीशन ली थी। 4 हमारे शहीद हुए हैं, बहुत दुखद खबर है। 6 टेररिस्ट मारे गए हैं, पर 6 मारने से क्या होता है, वो 6 और ले आएंगे। अब 60 मारिए, 100 मारिए, वो और आ जाएंगे। कोई टेररिस्ट की कमी नहीं है। आतंकियों के सफाई के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इस आतंकी संगठन का नाम कठुआ, रियासी और डोडा में हुए हमलों में भी आया था। वहाँ पे जो है ये एक एनकाउंटर हुआ है, जिसके अंदर ये आर्मी जो हमारी कॉन्वॉय है जो पेट्रोलिंग करती है, उसके ऊपर फायरिंग की इन्होंने जो टेररिस्ट है, और वहाँ अभी तक इनकाउंटर चल रहा है। आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया, पहले ग्रेनेड फेंका, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कठुआ इलाके में पिछले 4 हफ्ते में ये दूसरी बड़ी आतंकवादी हमला। आतंकियों ने सेना के काफिले को उस वक्त निशाना बनाया जब जवान लोहई मल्हार के पास बदनोता पहुंचे थे। सेना के जवान नियमित गश्त पर थे कि अचानक आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। आतंकवादियों ने पहले सेना पर ग्रेनेड फेंकी, फिर आधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने पहले गाड़ी के ड्राइवर को निशाना बनाया। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 5 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए पठानकोट ले जाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के परिवार से संवेदना जताई। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए अभियान जारी रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवादियों ने जहां पर सेना के काफिले को निशाना बनाया, वहां अरसे से आतंकी घुसपैठ होती रही है और अब इस आतंकी हमले के बाद यहां सुरक्षा जो है वो और पुख्ता कर दी गई। आतंकियों ने सेना के काफिले पर जहां हमला किया, वो जगह कठुआ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। मशेड़ी का इलाका आतंकियों के घुसपैठ के रास्ते में पड़ता है। दशकों से आतंकी इस रास्ते से घुसपैठ करते हैं। आतंकी कठुआ से बिलावर, बिलावर से मशेड़ी, मशेड़ी से डोडा के छत्रगला और किश्तवाड़ तक पहुंचते हैं। साल 2005 से 6 में सुरक्षा बलों ने इसी घुसपैठ के रास्ते पर लश्कर के टॉप कमांडर अबू तला को मार गिराया था। दुखद घटना है कि हम लोगों ने 4 जवान गंवा दिया और 4 हमारे घायल हैं। जो जैश ए मोहम्मद का एक जो आउटफुट है कश्मीर टाइगर, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है। सेना के जवान इसी रूट पर आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए चौकसी बनाए हुए हैं। बिलावर की तरफ जाने वाले रास्ते की नाकाबंदी कर दी गई है। बिलावर की तरफ जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमने पूरी तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर, J&K की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। रूस दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी मॉस्को में एक कम्युनिटी इवेंट में पहुंचे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। यहाँ पीएम मोदी ने रूस में रह रहे भारतीय लोगों से मुलाकात की। कार्यक्रम में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में मॉस्को भारतीय रंग में रंगा हुआ नजर आया। पीएम से मिलने के लिए भारी तादाद में लोग मॉस्को पहुंचे थे। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और मैं मोदी जी की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि रूस भारत का पुराना और मजबूत सहयोगी है। कम्युनिटी इवेंट के बाद पीएम मोदी ने टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। रूस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनके साथ शिखर वार्ता में शिरकत करेंगे और दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी।
पीएम मोदी आज राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम सेंटर जाएंगे। आज दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद पीएम 22वें भारत रूस सालाना समिट में शामिल होंगे। समिट के दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने रूस सेना में लिए यूक्रेन में लड़ रहे भारतीयों का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना जल्द ही इन भारतीयों को डिस्चार्ज कर उन्हें भारत भेजेगी। आज रूस का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम आज भारतीय समय के मुताबिक रात तकरीबन 10:40 पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा है। पीएम ऑस्ट्रिया में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और हाथरस में हुए हादसे की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। इसमें चश्मदीद और जो अफसर थे उनके बयान दर्ज किए गए। हाथरस हादसे की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने 855 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी ने 132 लोगों के बयान दर्ज किए। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी ने हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल, सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव के साथ ही 2 जुलाई को सत्संग वाले दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के बयान दर्ज किए। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंजूरी से ज्यादा लोगों को बुलाने की वजह से हादसा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि भीड़ के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक सत्संग की मंजूरी के बाद अफसरों ने मौके का मुआयना नहीं किया, यानी कि एसआईटी ने हादसे के लिए आयोजकों की लापरवाही के साथ ही प्रशासन की लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया है। और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाथरस में जो भगदड़ हुई है इस मामले में सुनवाई होगी। इस बीच जो एसआईटी रिपोर्ट आई है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। हाथरस हादसे की जांच की मांग को लेकर विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से हादसे की जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराई जाए, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने और ऐसे समारोह के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। सीजेआई की 3 सदस्यीय बेंच के सामने इस याचिका को मेंशन किया गया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की। इसी बीच हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सिकंदराओं के एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। स्थानीय सीओ को भी सस्पेंड किया गया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में हादसे के लिए स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। और इस हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरज जो है उसकी परेशानियां बढ़ने लगी हैं। बाबा के एक आश्रम की जमीन को लेकर भी अब जांच शुरू हो गई। कानपुर में बिधनू करसोई गांव में बाबा सूरजपाल के आश्रम की जमीन को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आरोप लगा था कि जिस जमीन पर बाबा का भव्य आश्रम बना हुआ है वो सरकारी जमीन है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि बाबा का आश्रम चारागाह की जमीन पर बना है। वो ये जमीन मोल का सब सरकारी जमीन है। आश्रम बनाते समय भी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इन आरोपों के बाद अब प्रशासन एक्टिव हुआ है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। उनके संज्ञान में लाते हुए ये निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं ऐसी कोई बात है उसको देख लें तो सुसंगत और नियमानुसार जो इस पे कार्रवाई की। इसी बीच हाथरस हादसे की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग ने 34 चश्मदीदों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए। कई चश्मदीदों ने बताया कि बाबा ने मंच से कहा था कि मेरी चरण रज ले, दुख दूर होगी। प्रमाणित करके मतलब कह रहा हूँ कि मंच से उन्होंने कहा था, बाबा ने ये कहा था कि हमारे चरणों की रज पग धूल से आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब बने हुए। असम के 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी असम में कहर बनकर बरप रहा है। राज्य में 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत असम की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। सूबे के 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के 3,446 गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। करीब 69,000 एकड़ पर लगी फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई है।
असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित धुबरी जिला हुआ है। धुबरी में करीब 8 लाख लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। धुबरी के बाद कछार और बारपेटा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बाढ़ में काजीरंगा नेशनल पार्क भी डूब गया। पार्क से गैंडे और दूसरे जानवरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क के जो जंगल हैं उनके भीतर हम हैं। यहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी भरा है। जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं इनके बीच में कई नावें जा रही हैं। वहाँ पर यहाँ के कर्मचारी हैं वो ये देख रहे हैं कि जो छोटे जानवर हैं वो इन झाड़ियों में फंसे हुए ना हो, पानी में फंसे हुए ना हो, और उसकी तलाश लगातार जारी है। उधर उत्तराखंड में पिछले 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से प्रदेश के कई हिस्से जो हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। आज जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकने से रास्ता बंद हो गया। पत्थर गिरने से जोगीधारा पॉइंट की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले लोग बाल बाल बचे। उधमपुर नगर के खटीमा में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। हल्दी घेरा गांव में बारिश के पानी में डूबने से 2 युवकों की जान चली गई। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के अलर्ट के कारण आज भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में हालात बेहद खराब है। यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया। खटीमा पहुंचे अधिकारियों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर हालात का जायजा लिया। चंपावत के देवीपुरा में हालात इतने बिगड़े कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेजना पड़ा। यहाँ बाढ़ के पानी में फंसे 400 लोगों को निकालने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू किए गए लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। भारी बारिश के कारण गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में 150 से ज्यादा सड़कें बंद है। इससे कई गाँव के संपर्क कट गए हैं। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन सतर्क है। सभी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, उत्तराखंड में खटीमा में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। कुछ हिस्से तो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से कई इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में बाढ़ तक आ गई है। खटीमा में इस वक्त हम मौजूद हैं। उधम सिंह नगर जिला है और इस जिले के इस इलाके में हालात क्या हैं वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जो तमाम घर आपको नज़र आ रहे हैं मेरे आसपास वो पानी में डूबे हुए हैं। घर में जाने का रास्ता नहीं है। घर तक कैसे पहुँचें, या घर से बाहर राशन लेने भी अगर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को दफ्तर जाना है तो कैसे जाए। आपको कहीं पर भी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, कोई सड़क नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सारे रास्ते, सारे सड़क जो है वो पानी में डूब चुके। तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के रहने? यहीं के रहने हैं। घर सामने आपका ही है? हाँ। बाहर राशन लेने जा रहे हैं? हाँ, पूरा पानी भर गया। 3 दिन हो गए हैं। पूरा पानी भर गया तो घर के अंदर आ गया पानी पूरा। तो कहाँ से जाएं, रास्ता ही नहीं है। घर के अंदर बंद है, इसी तरीके से बंद है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी शारदा, राप्ती जैसी जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से खासतौर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत तक के हिस्से में बाढ़ का खतरा बना। नेपाल के पानी छोड़ने के बाद राप्ती खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। राप्ती अपने किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा रही है। राप्ती का जलस्तर बढ़ने के बाद श्रावस्ती के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जान बचाने के लिए लोगों ने छतों बांधों पर बसेरा बनाया है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए श्रावस्ती ने 19 राहत शिविर बनाए हैं। बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू कर राहत शिविर में रखा जा रहा है। बलरामपुर में राप्ती खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती का पानी बढ़ने से नेशनल हाईवे 730 पर पानी भर गया है। बलरामपुर में भी कई गाँव में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से पीलीभीत में रेलवे ट्रैक की पुलिया पानी में बह गयी। यहाँ पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण पीलीभीत में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। बरेली के बहेड़ी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बहेड़ी में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यहाँ बाजार में घुटनों तक पानी भर गया। बरेली में आज भी 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। और देखिए, भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार के भी कई हिस्से जो हैं वो बाढ़ की चपेट में। गोपालगंज, सुपौल अभी फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। किसी के कंधे पर साइकिल, किसी के कंधे पर बच्चे। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज जिले से आई हैं। भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने जाने के बाद गोपालगंज जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। नतीजा ये कि कई गांव में पानी घुस गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।
ये तस्वीर बिहार के सुपौल की है। यहाँ कोसी नदी उफान पर है। कोसी नदी की तेज धारा के कारण कई जगहों पर सड़कें बह गई हैं। सुपौल में कई जगहों पर सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बिहार में कोसी, गंगा, गंडक, घाघरा, पुनपुन, बागमती, महानंदा और परमार जैसी नदियां उफान पर है। कोसी नदी से सुपौल के बीरमुर बराज और गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा गया है। नदियों के उफान को देखते हुए निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है।